डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान दुर्ग जिले में मोर मकान मोर अधिकार कार्यक्रम एवं किसान मेले में लिया भाग। केंद्रीय मंत्री ने कहा, आप अपने मोबाइल पर रोग संबंधी कोई भी जानकारी कर सकते हैं हासिल। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने किया पंजाब में हिंदुस्तान यूनिलीवर के संयंत्र का दौरा। टमाटर उत्पादन और पेस्ट निर्माण को बढ़ाने के लिए किसानों पर दिया जोर। बिट्टू ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार पंजाब के किसानों को हर संभव सहायता करेगी प्रदान। किसानों तक अब रेडियो से पहुंचाई जाएंगी जरूरी जानकारी। बिहार सरकार ने की कृषि रेडियो की शुरुआत। डिजिटल कृषि रेडियो सेवा आधुनिक तकनीक प्रसारण उपकरणों से है सुसज्जित। किसानों से लिया जाएगा फीडबैक। कड़ाके की ठंड के लिए किसानों को किया गया तैयार। उत्तर पश्चिम राज्यों में 12 जनवरी के दौरान गरज चमक एवं ओलावृष्टि की संभावना। दक्षिण भारत में 12 से 14 जनवरी के दौरान भारी बारिश की संभावना। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हो सकती है बारिश एवं ओलावृष्टि। खबरें विस्तार से। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान दुर्ग जिले में आयोजित मोर मकान मोर अधिकार कार्यक्रम एवं किसान मेले में भाग लिया। शिवराज सिंह चौहान पीएम आवास योजना से जुड़े लाभार्थियों से भी मिले। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि फसल बीमा योजना में हमने एक फैसला किया है और वो ये है कि कई बार क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के कारण सही सर्वे नहीं हो पाता है, इसीलिए हमने रिमोट सेंसिंग के माध्यम से नुकसान के आकलन का निर्णय लिया है। इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए हमने 850 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यूरिया हो या डीएपी हो, केंद्र सरकार ने सस्ती डीएपी की बोरी के लिए 3,800 करोड़ की सब्सिडी दी है। कृषि मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि बिना किसान के दुनिया का काम नहीं चल सकता। उन्होंने कहा कि किसान की सेवा भगवान की सेवा है। आपका जीवन बदलना हमारा लक्ष्य है। अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। बिना किसान के हिंदुस्तान का दुनिया का काम नहीं चल सकता और किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। आपकी जिंदगी बदलना हमारी जिंदगी का मिशन है और हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार एक के बाद एक किसान हित के फैसले हो रहे हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि हमने ऐसा पोर्टल लॉन्च किया है कि आप अपने मोबाइल पर रोग संबंधी कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। हमारे कृषि वैज्ञानिक आपकी पूरी सहायता करेंगे, सिर्फ आप उसकी तस्वीर भेज दें। हमने एक ऐसा पोर्टल लॉन्च किया है कि आप मोबाइल पे अगर कोई नया रोग आ गया कोई और फोटो खींच के हमें डाल देंगे तो हमारे वैज्ञानिक तुरंत क्या उपाय हो सकता है वो भी बताने का काम करेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हर फसल की खरीदारी और उसका मूल्य सही मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री खुद प्रयत्न कर रहे हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ के किसानों से कहा कि इस साल आप जितना भी अरहर मसूर पैदा करेंगे उसकी खरीदी सरकार एमएसपी पर करेगी। हर फसल का ठीक दाम मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री जी खुद प्रयत्नरत है। छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों, इस साल जितनी अरहर पैदा करेंगे, मसूर पैदा करेंगे, उड़द पैदा करेंगे, चिंता मत करना, पूरी की पूरी खरीदने की गारंटी मेरी है। एमएसपी पे पूरी खरीदेंगे अगर नीचे दाम जाते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि एक तरफ तो बड़े शहरों में उपभोक्ताओं को या छोटे शहरों में खाद्य सामग्री महंगी मिलती है, जबकि किसान का माल खेतों में सस्ता मिलता है। उपभोक्ता और किसानों के बीच जो कीमत का अंतर है, उस अंतर को हम खत्म करेंगे। बड़े शहरों में उपभोक्ता को या छोटे शहरों में भी महंगा मिलता है, लेकिन किसान का माल खेत में सस्ता बिकता है, गांव में सस्ता बिकता है
और इसलिए हम इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। उपभोक्ता और किसान के बीच जो कीमत का अंतर है वो अंतर कम किया जाए ताकि किसान को और अच्छे दाम मिल सके। और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड पंजाब में टमाटर उत्पादन और पेस्ट निर्माण को बढ़ाने के लिए संयुक्त विचार विमर्श करने के लिए तैयार हैं। राजपुरा में हिंदुस्तान यूनिलीवर के संयंत्र के अपने दौरे के दौरान रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने पंजाब के किसानों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के टमाटर उगाने और बाद में टमाटर का पेस्ट बनाने में सक्षम बनाने के लिए हितधारकों के बीच सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। राजपुरा में HUL संयंत्र को केचप उत्पादन के लिए सालाना 11,423 मीट्रिक टन टमाटर पेस्ट की आवश्यकता होती है, लेकिन वर्तमान में पंजाब से केवल 50 मीट्रिक टन की आपूर्ति होती है। बिट्टू ने PAU लुधियाना को एक संकर टमाटर बीज विकसित करने के लिए संबद्ध करने का प्रस्ताव रखा जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करे, जिससे पंजाब के किसानों को टमाटर की खेती करने के लिए सक्षम बनाया जा सके। उन्होंने कहा, आज कंपनियां पूरे भारत से पेस्ट खरीद रही हैं, जिसमें पंजाब कुल आवश्यकता का केवल 2% ही आपूर्ति करता है। और देश में किसानों तक जरूरी सूचनाएं सहित खेती किसानी की नई तकनीकों की जानकारी पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार सरकार ने कृषि रेडियो की शुरुआत की है। गुरुवार के दिन कृषि मंत्री मंगल पांडे ने कृषि भवन मीठापुर में बिहार कृषि रेडियो का उद्घाटन किया। कृषि मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि किसानों के साथ संवाद करने के लिए बिहार कृषि रेडियो की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि बिहार कृषि रेडियो आधुनिक तकनीक और अत्याधुनिक प्रसारण उपकरणों से सुसज्जित है। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि ये एक डिजिटल रेडियो सेवा है जिसे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। यह एप्लीकेशन बिहार के किसानों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। बिहार कृषि रेडियो ऐप पर लाइव स्ट्रीमिंग के साथ साथ ऑडियो और वीडियो कंटेंट पॉडकास्ट के रूप में भी उपलब्ध रहेगा। किसान इन सामग्रियों को किसी भी समय कहीं से भी देख सकते हैं और सुन सकते हैं। ये सेवा न केवल स्मार्टफोन पर बल्कि विभाग की आधिकारिक वेबसाइटों और लोकप्रिय प्लेटफॉर्म रेडियो गार्डन पर भी सुनी जा सकेगी। कृषि विभाग के सचिव ने बताया कि ये सिर्फ एक तरफा संचार माध्यम ना होकर किसानों के फीडबैक को भी रिकॉर्ड कर प्रसारण केंद्र तक पहुंचाएगा। जब दुनिया सोती है तो खूंटी के जरियागढ़ में कारीगरों की कारीगरी का सवेरा होता है। दरअसल कांसे के गांव के रूप में प्रसिद्ध जरियागढ़ में सदियों से लोग पुरखों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पुराने तरीकों से कांसे के बर्तन तैयार कर रहे हैं। खूंटी के जरियागढ़ में आज भी पौराणिक तरीके से बनता है कांसे का बर्तन। जरियागढ़ कांसा गांव के नाम से है प्रसिद्ध। सदियों पुरानी है ये विरासत। जब रात में सोते हैं लोग तो यहाँ शुरू होती है हाथ की कारीगरी। पुराने तरीके से पीट पीट कर बनाए जाते हैं कांसे के बर्तन। राजवंश के काल में यहाँ बसाए गए थे बर्तन बनाने वाले कारीगर। झारखंड की राजधानी रांची से सटे खूंटी के जरियागढ़ के लोगों की आजीविका कांसे के बर्तन के जरिए चलती है, जिसकी परंपरा राजवंश के जमाने से चली आ रही है। पेट की आग बुझाने के लिए कारीगर यहाँ रत जग्गा करते हैं, जिससे कांसे के बर्तनों की चमक मिलती है। समय की चाल के साथ कई कला और काम ओझल होते जा रहे हैं, लेकिन कुछ अब भी बरकरार है। खूंटी के जरियागढ़ में आज भी पीट पीट कर पौराणिक तरीके से कांसे के बर्तन बनाए जाते हैं। यह काम सिर्फ रात में ही होता है, जो यहाँ के लोगों की सदियों पुरानी विरासत है। वो जो होता है कांसा का जो धातु होता है वो इतना बड़ा, उसको हम लोग गर्म करते हैं। उसके बाद उसको लोहा वाला में उसको पीटते हैं, फिर वो एक प्लेट के आकार में बनता है। फिर उसको एक जगह फिर लटकाते हैं और उसको बर्तन का आकार में लाते हैं, उसको पीट के घने में। ये कारीगर उत्पादों के लिए कच्चे माल के रूप में स्थानीय घरों और दुकानों से सटे हुए कांसे के बर्तन को इकट्ठा करते हैं। प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए सावधानी पूर्वक विश्लेषण के बाद बर्तन बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। इस गांव के 200 से अधिक परिवारों की आजीविका इसी कांसा बर्तन निर्माण से चलती है। आदिवासी परिवार हो चाहे सदान हो, कोई भी जिसको इसकी आवश्यकता है, जैसे पूजा पाठ हुआ, शादी सब हुआ,
उन सब के लिए वो उन लोगों से खरीदते हैं। जनजातीय और मूलवासियों की संस्कृति, पर्व त्योहार तथा शादी विवाह में कांसे का बर्तन शुभ माना जाता है। इतना ही नहीं, हाथ से निर्मित कांसे के बर्तन का अब बाजार भी बढ़ रहा है। मेला और महोत्सवों में भी इसकी बिक्री सह प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है, जिसे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इस समय में इस व्यापार को जो बाकी जगह पे जैसे उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, इसी व्यापार को जो एक नए लेवल पर लेके जाया जा रहा है, उसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं और लोगों के साथ, ग्रामीणों के साथ इनको हेल्प कर रहे हैं, इनको बाहरी दुनिया को दिखाने के लिए कि कैसे इस व्यापार को वो लोग जीवित रख के नेक्स्ट लेवल में ले जा सकते हैं। जरियागढ़ में इस कला के जीवंत रहने के पीछे की कहानी यह है कि इस इलाके में राजवंश के काल में कांसा और पीतल का बर्तन बनाने वालों को यहाँ बसाया गया था और फिर यह कला इनके जीवन यापन का जरिया बन गया, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही है। खूंटी के जरियागढ़ में निर्मित कांसे के बर्तन अब राष्ट्रीय फलक पर प्रसिद्धि पा रहे हैं। जरूरत है इस कला को संरक्षण देने और बढ़ाने की, ताकि हाथ की यह जादूगरी मशीनों के साथ रेस में बनी रहे और सदियों की विरासत भी बरकरार रहे। डीडी न्यूज के लिए ज्योत्सना और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। और देश में पड़ रही कड़ाके की ठंड के बीच एक बार फिर से मौसम में परिवर्तन होने वाला है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक देश में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। पश्चिमी विक्षोभ और पूर्वी हवाओं के संयोग से देश के उत्तर पश्चिम राज्यों में 10 से 12 जनवरी के दौरान कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश एवं ओलावृष्टि होने की संभावना है। दक्षिण भारत में तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 12 से 14 जनवरी के दौरान भारी बारिश हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 11 जनवरी के दिन, वहीं उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं पूर्वी मध्य प्रदेश में 11 और 12 जनवरी के दिन बारिश एवं ओलावृष्टि होने की संभावना है। इन तमाम क्षेत्रों में किसानों को तैयार कर दिया गया है। जयपुर केंद्र के चेतावनी के अनुसार 11 जनवरी के दौरान राज्य के अजमेर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनू, करौली, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक, बीकानेर, चुरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर एवं श्री गंगानगर जिलों में कई स्थानों पर गरज चमक के साथ ओलावृष्टि होने का अनुमान जताया गया है। पंजाब राज्य के पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, होशियारपुर, नवांशहर, कपूरथला, जालंधर, फिरोजपुर, फजलिका, फरीदकोट, मुक्तसर, मोगा, भटिंडा, लुधियाना, बरनाला, मनसा, संगरूर, मलेरकोटला, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, पटियाला एवं सासनगर जिलों में ओलावृष्टि की संभावना है। और इस बीच भारत ने सोलर और विंड कैपेसिटी को लेकर 2024 में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। विशेषज्ञ अनुसंधान और परामर्श फर्म JMK रिसर्च ने हालिया रिपोर्ट में कहा है कि भारत ने 2024 में करीब 24.5 गिगावाट सोलर कैपेसिटी साल 2023 की तुलना में सोलर इंस्टॉलेशन में दुगने से अधिक और विंड इंस्टॉलेशन में 21% की वृद्धि को ये ग्राफ दर्शा रहा है। 2024 में जोड़ी गई सोलर कैपेसिटी अब तक किसी भी एक वर्ष में दर्ज की गई सबसे अधिक है। भारत ने 2024 में 4.59 गीगावाट की नई रूफटॉप सोलर कैपेसिटी इंस्टॉल की है, जो 2023 की तुलना में 53% की वृद्धि को दर्शाता है। इस बढ़ोतरी का श्रेय मुख्य तौर से PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को जाता है, जिसे इस साल की शुरुआत में लॉन्च किया गया था। इस योजना ने देश भर में केवल 10 महीनों में 7 लाख रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन की सुविधा प्रदान की। रिपोर्ट के मुताबिक विंड सेक्टर में 2024 में 3.4 गीगावाट की नई कैपेसिटी वृद्धि दर्ज की गई, जो 2023 की तुलना में 21% अधिक है। 2024 में इंस्टॉल्ड विंड एनर्जी कैपेसिटी का 98% हिस्सा गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु से था। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन केरल दौरे के दूसरे दिन कोल्लम में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने अमृता विश्व विद्यापीठ में विद्यार्थियों से विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए अपील भी की और सुगाता सूक्ष्म वन परियोजना का उद्घाटन किया। इसी के साथ ही उन्होंने पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लेकर विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया।
और अगली खबर असम से। असम के मरीगांव जिले के प्रेमानंद विश्वास को गणतंत्र दिवस पर देश की राष्ट्रपति के साथ भोजन करने के लिए राष्ट्रपति भवन से निमंत्रण मिला है। बायोगैस के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण में उनके प्रयासों के लिए उन्हें ये विशेष निमंत्रण दिया गया है। राष्ट्रपति से निमंत्रण पाकर प्रेमानंद विश्वास ने आभार और खुशी व्यक्त करते हुए कहा है कि वो बहुत ही सम्मानित महसूस कर रहे हैं। और आइए अब जानते हैं मंडी भाव। ग्वार की आवक इन दिनों कृषि उपज मंडियों में कम देखने को मिल रही है। बुधवार को गिनी चुनी मंडियों में ही ग्वार बिकवाली के लिए पहुंची। हाजिर भाव को देखें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की वडगाम मंडी में 9 जनवरी को ग्वार का भाव रहा 4,755 रुपए। 10 जनवरी को इसके सौदों में 15 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 4,740 रुपए। वहीं राज्य की ही पंथावाड़ा मंडी में इस दौरान ग्वार के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 6 जनवरी को ग्वार का भाव था 4,550 रुपए। 10 जनवरी को इसके सौदे 150 रुपए उछलकर 4,700 रुपए पर हुए। दसाडा पाटसी मंडी में ग्वार के हाजिर भाव की बात करें तो यहाँ 9 जनवरी को ग्वार 4,575 रुपए पर बिकी। 10 जनवरी को इसके सौदों में 5 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 4,580 रुपए। बात ग्वार गम के निर्यात की करें तो भारत विश्व स्तर पर ग्वार गम का प्रमुख निर्यातक है। देश बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को ग्वार उत्पादों के विभिन्न रूपों का निर्यात करता है। भारत हर साल कुल ग्वार गम की उपज का करीब 90% निर्यात कर देता है। वहीं ग्वार गम के निर्यात पर नजर डालें तो एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024-25 में अप्रैल से मई महीने के दौरान ग्वार गम के निर्यात में इजाफा देखने को मिला है। बीते 2 महीने के दौरान ग्वार गम का निर्यात 87,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ग्वार गम का निर्यात 65,332 टन का हुआ था। बता दें कि भारत में ग्वार गम की खेती राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में प्रमुख रूप से की जाती है। 10 जनवरी को दूसरे राज्यों के मुकाबले गुजरात की ज्यादातर मंडियों में मूंगफली की आवक देखने को मिली। भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 9 जनवरी को मूंगफली का भाव था 5,230 रुपए। 10 जनवरी को इसके भाव में 25 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 5,205 रुपए। राज्य की ही मोरबी मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 9 जनवरी को मूंगफली का भाव था 4,635 रुपए। 10 जनवरी को इसके सौदे 155 रुपए चढ़कर 4,790 रुपए पर हुए। हालांकि सावरकुंडला मंडी में बीते गुरुवार को मूंगफली का भाव था 5,375 रुपए। शुक्रवार को इसके भाव में 205 रुपए का उछाल आया और जा पहुंचा 5,580 रुपए प्रति क्विंटल पर। राजस्थान की लालसोट मंडी में मूंगफली के भाव को देखें तो यहां 9 जनवरी को मूंगफली का भाव रहा 4,300 रुपए। 10 जनवरी को इसके सौदों में 150 रुपए की तेजी आई और भाव 4,450 रुपए हो गया। एपिडा के ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024-25 में अप्रैल और अक्टूबर महीने के दौरान देश से होने वाला मूंगफली का निर्यात 3,53,550 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मूंगफली का निर्यात 3,17,772 टन का हुआ था। यानी अप्रैल और अक्टूबर महीने के दौरान मूंगफली के निर्यात में 35,778 टन का इजाफा देखने को मिला है। वहीं मूंगफली की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर खरीफ मूंगफली की पैदावार साल 2024-25 के दौरान 103,60,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। और आइए बात करेंगे मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। पश्चिमी तमिलनाडु में गन्ने की फसल में सहारा देने का काम करें। साथ ही 5 महीने से ऊपर के केले के पौधों को सहारा देना जरूरी है। तमिलनाडु के अधिक बारिश वाले इलाकों में
नई रबर और केले की पौध को सहारा देने का काम करें। केरल की बात करें तो यहाँ के ऊपरी हिस्सों में अदरक की खुदाई का काम करें। केरल के ऊपरी इलाकों में कम अवधि वाली अमरंथ और राजमा की बुवाई करें। कर्नाटक के उत्तर पूर्वी शुष्क क्षेत्र में धान की कटाई के बाद मिट्टी में मौजूद नमी का सदुपयोग करते हुए शीघ्र ही सरसों की बुवाई करें। कर्नाटक के तटीय इलाकों में धान की कटाई का काम करें। वहीं कर्नाटक के पहाड़ी हिस्सों में तैयार सुपारी की तुड़ाई और धान की कटाई जारी रखें। यहाँ के किसान धान की कटाई के बाद राजमा, उड़द और मूंग की बुआई कर सकते हैं। कर्नाटक के मध्य शुष्क क्षेत्र में चने की कटाई करें। दक्षिणी कर्नाटक के किसान तैयार रागी की कटाई करें। यहाँ के किसान रागी की कटाई के बाद मिट्टी में मौजूद नमी का सही इस्तेमाल करें। ऐसे में दक्षिणी कर्नाटक के किसान दलहनी फसलों की बुआई पूरी कर लें। आंध्र प्रदेश के कम बारिश वाले इलाकों में धान, अरहर और मक्का की कटाई का काम करें। दक्षिणी आंध्र प्रदेश में तिल और मूंगफली की बुवाई जारी रखें। यहाँ के ऊपरी जनजातीय क्षेत्र में रब्बी की धान की रोपाई का काम करें। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में रागी की रोपाई और तिल की बुवाई कर सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ये समय मूली की बुवाई के लिए बेहतर है। इस समय किसान मूली की पूसा मृदुला किस्म लगा सकते हैं। मूली की इस किस्म की बुवाई सितंबर से फरवरी तक की जा सकती है। खास बात ये है कि ये किस्म पूरे भारत में लगाई जा सकती है। 1 हेक्टेयर में बुआई करने पर इसकी 135 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। इस मूली की जड़ लट्टू के आकार की होती है और इसका रंग चमकीला लाल होता है। ये खाने में मुलायम होती है और इसका स्वाद काफी तीखा होता है। इसकी पत्तियां गहरे रंग की होती हैं। बुआई के 20 से 25 दिनों के बाद ये तैयार हो जाती है। किसान बुआई से पहले खेतों को जोतकर एकदम समतल कर ले। साथ ही खेत में से खरपतवार को भी पूरी तरह से निकाल ले। बुआई के लिए 8 से 10 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफी रहेंगे। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बुआई के बाद 6 से 7 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करें। मूली में चेपा होने का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवाओं के छिड़काव से पहले फसल पर नीम के घोल या नीम के तेल का छिड़काव करें। अगर इससे कोई फर्क नजर नहीं आए तभी दवाओं का छिड़काव करें। और अब नजर डालेंगे खास खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ पर समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिल्ली चुनाव में तेज हुआ पोस्टर वॉर। भाजपा ने केजरीवाल को बताया आपदाए आजम। आप ने पोस्टर जारी कर केजरीवाल को बताया ईमानदार। दिल्ली चुनाव में नामांकन का दौर भी हो चुका है शुरू। इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप और बीजेपी के बीच लड़ाई में कांग्रेस भी मजबूती से हाथ आजमा रही है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के उद्घाटन सत्र की शुरुआत। कार्यक्रम में खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि 2047 तक देश को विकसित बनाने की कड़ी में युवाओं का अहम योगदान रहेगा। मांडविया ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश बदल रहा है और नए भारत का निर्माण हो रहा है। प्रयागराज में आयोजित होने जा रहे महाकुंभ को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार। महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए सुविधा तो दी ही, साथ ही मेला क्षेत्र में स्वच्छता को प्राथमिकता दी गई है। केंद्रीय रेल, सूचना प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पुणे के उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र सीडैक का निरीक्षण किया। केंद्रीय मंत्री ने पुणे विश्वविद्यालय स्थित सीडैक सेंटर में
बायोमेट्रिक सर्वे के स्टॉल का निरीक्षण करने के दौरान कई जरूरी जानकारियां भी लीं। असम के दीमा हसाओ में हुए कोयला खदान हादसे में एक और मजदूर का मृत शरीर बरामद हुआ है। व्यक्ति की पहचान 27 वर्षीय लाइजन मगर के रूप में हुई है। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार। क्या आपको पता है आपके खाने की